गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन, नसीर अंसारी, हाई ग्रोथ स्टॉक कैसे पता करें? गुड मॉर्निंग, राधे राधे। We'll wait for one more minute, then we'll start. Hope my voice and everything is clear to everybody. आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो अभी भी या इन बिटवीन लिख दिया करो लाइव सेशन के बीच में, बिकॉज फिर लास्ट में ना कम टाइम बचता है और थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा आज का लाइव वीडियो। तो कुछ है तो साथ साथ लिख दिया करो बीच में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं देन। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल एंड आज के लाइव सेशन में हम, जैसे कि मैंने थंबनेल पे लिखा था कि जो हमारे स्क्रीनर पे जो स्टॉक आए हैं 34 या 35 कुछ स्टॉक्स हैं, उसमें से मैंने किसको सिलेक्ट किया है कि फंडामेंटल के बेसिस पे कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जिसमें ऑन द फेस ऑफ इट ये लगेगा आपको कि सारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे होंगे, तो मैंने उनको क्या करा होगा, या तो सीजनैलिटी भी चेक किया होगा उसमें, या फिर मैंने जाके देखा होगा उनके अर्निंग रिलीज या कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जो होते हैं उनको देख के ना फिर मैंने डिसाइड किया होगा कि ये ना वॉच लिस्ट वाला स्टॉक है। तो जो भी स्टॉक मैं बोलूंगा उसको मतलब जो मैंने सिलेक्ट किए हैं उनको ये मत मानना कि ये बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये सिर्फ इसीलिए मैं बता रहा हूँ ताकि जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो 34 35 में से मैंने ये 10 अगर सिलेक्ट किया है और आपके अगर मान लो 6 7 भी इन लिस्ट में से अगर आपके स्टॉक वॉच लिस्ट वाले अगर 6 7 भी मैच करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रैटेजी है उसको आप लोग ठीक से फॉलो कर रहे हो और जो फंडामेंटली जिस तरीके से मैं देखता हूँ ना इसी तरीके से आप लोग देख पाते हो। तो इसलिए ये बताना जरूरी है कि अगर मैं 10 ये सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। जैसे मैंने सबके 34 के स्टॉक को तीनों लाइव सेशन में मैंने एक एक करके सबको बताया कि देखो इसके सेल्स ग्रोथ इतना है, प्रॉफिट ग्रोथ है, ये वॉच लिस्ट का स्टॉक है या नहीं है, तो उसका कंसोलिडेशन है एक साथ कि ये 10 स्टॉक जो है किस तरीके से मैंने सिलेक्ट किया होगा। और इन 10 स्टॉक का जो है या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट कर लेना और उनको जाके एक बार और देख लेना कि क्या कोई चीज आपने अगर मिस किया है और आपने नहीं देखा, फर्दर डीप डाइव नहीं किया होगा और मैंने उसको सिलेक्ट किया होगा, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो आपको अगर ये लगता है कि हमारे मेरे वाली जो लिस्ट है वॉच लिस्ट वाले जो 10 स्टॉक है, क्योंकि मैं उसको टेक्निकली आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि बाइंग या सेलिंग करना है नहीं करना, वो आपको स्ट्रैटेजी के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो आप एमएससीडी फॉलो कर लो या फिर आप जो भी तीन स्ट्रैटेजी, ईएमए वाली स्ट्रैटेजी है, रिबन वाली और वो 20 और 100 वाली, उसके टेक्निकल बेसिस पे आप लोग कर लेना। बट मैं ये स्टॉक इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि ना आपका जो इंटरप्रेट करने का तरीका है फंडामेंटल्स को और जो मेरा इंटरप्रेट करने का तरीका है उसमें सिमिलरिटी है या नहीं। अगर इसमें से 6 7 भी आप लोगों का लिस्ट में है जो मेरे लिस्ट में है, तो इसका मतलब हम सिमिलर फ्रंट पे दोनों एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब स्टॉक को सिमिलर तरीके से देख रहे हैं। और इससे क्या होगा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी आता है कि हाँ अगर मेरे 10 स्टॉक हैं तो आपके भी 6 7 मैच कर रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली हम लोग एक जैसा ही देख रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। और थोड़ा सा मैंने ये भी बोला है कि आप लोग ना सिर्फ स्क्रीनर मत देखा करो कि मतलब सिर्फ स्क्रीनर मत देखा करो इन द सेंस कि स्क्रीनर पे तो जो चीजें होती हैं वो नंबर्स जो कंपनी मतलब रिपोर्ट करते हैं वही सारे नंबर्स होते हैं। अगर आपको कोई लगता है कि कोई स्टॉक ना अच्छा लग रहा है बट स्क्रीनर पे ना नंबर थोड़े से ठीक नहीं लग रहे,
फॉर एग्जांपल जैसे फोर्स मोटर मेरे लिस्ट में है, जबकि स्किनर पे नहीं है बिकॉज ऑफ मार्केट कैप की वजह से। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है 8 to 10% के चक्कर में, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है या वाई वाई ग्रोथ है उसकी वजह से वो लिस्ट में नहीं है। बट हाँ, अगर आप उसके जाके अर्निंग रिलीज पढ़ते हो या फिर उनके कंपनी में जाके जो इन्वेस्टर रिलेशन का सेक्शन है उसमें जो और डिटेल्स हैं अगर उसमें जाके देखते हो ना, तो वो फंडामेंटली ठीक स्टॉक है। तो इस तरीके से मैंने क्या करा है, जो हमारे स्क्रीनर है उसमें से 8 या 9 स्टॉक है, एक दो स्टॉक जो पुराने क्वार्टर के थे और उनको मैंने जाके थोड़ा फंडामेंटली देखा या उनके वेबसाइट वगैरह पे जाके देखा कि रिजल्ट्स, जो रीजन है, जैसे फॉर एग्जांपल कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कम हो गया, तो क्या रीजन है। अगर लॉजिकल रीजन है देन दैट स्टॉक शुड बी पार्ट ऑफ आर, जो वॉच लिस्ट हम लोग बनाते हैं उसका पार्ट होना चाहिए। और एमएससीडी के मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट टाइम पे, बट किसी का कोई सवाल वगैरह आया नहीं। बट जिस तरीके से मैंने बताया है ना, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि एमएससीडी को यूज करने का सिर्फ यही तरीका है जैसे मैं यूज करता हूँ। ये वाला जो स्ट्रैटेजी है एमएससीडी वाला, जैसे मैंने बोला था कि हिस्टोग्राम के, जो पुराने हिस्टोग्राम के उनके हाई ब्रेक करना चाहिए, तो इस तरह के स्ट्रैटेजी सिर्फ इन्हीं स्टॉक पे ही एप्लीकेबल होगा। ये मत सोचना कि दूसरे जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक नहीं है उस पे अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो नहीं काम करेगा। तो अगर आपको कोई लगता है कि ऐसा कोई स्टॉक जो स्किनर में है और साथ में जो एमएससीडी वाला जो हमने लास्ट टाइम पे इसको एक्सप्लेन किया था, उसमें अगर आपको लगता है कोई इस तरह का हुआ और काम नहीं कर रहा है या काम कर रहा है, तो आप कमेंट्स में लिखना, उसके बाद हम उसको जाके थोड़ा सा डिटेल पे डीप डाइव करेंगे। तो स्टार्ट विथ हम लोग वही निफ्टी के बारे में बात करें, जैसे कि लास्ट टाइम में हमने बात करा था कि मैं थोड़ा सा मार्केट को लेके बुलिश हूँ। और निफ्टी जो है ग्रीन कैंडल ही दो, अगर लास्ट के 2 वीक्स देखोगे ना तो ग्रीन कैंडल ही है उसमें। बट अभी भी मैं बुलिश ही रहूंगा ओवरऑल मार्केट को लेके, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ जियो पॉलिटिकल या इस तरह का कुछ सेंटिमेंट नहीं खराब हो रहा है कि मार्केट जो हाई ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं करे। ब्रेक करा है बट माइनर बेसिस पॉइंट पे। तो इस वजह से आने वाले 2-3 वीक्स के लिए ना, या तो ये यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा या फिर क्या हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट करके ना सस्टेन करने की कोशिश करें। दोनों चीजें हो सकती है, पर मैं थोड़ा सा बुलिश साइड पे रह के ही ट्रेड करूंगा। तो आप अपने हिसाब से देख लेना क्या करना है नहीं करना। और दूसरी एक चीज जो हो रही है कि ओवरऑल इंडेक्स लेवल पे तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, बट स्मॉल कैप और मिड कैप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये इसको ना आप ऐसे समझ सकते हो कि इंडेक्स को ना थोड़ा सा लार्ज कैप ड्रिवन मैनेज करा जा रहा है। जो निफ्टी के 50 स्टॉक्स हैं उन्हीं में ही कुछ ऐसा करके ना ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है। बट अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप पे देखो, चाहे कितने अच्छे भी स्टॉक हैं जो हमारे स्क्रीनर पे आए हैं या लास्ट क्वार्टर के स्टॉक देखोगे ना, वो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से ना, मतलब प्रीवियस हाई से या ऑल टाइम हाई से 20-30% डाउन है। और साथ में मैं आज आप लोगों को एक भी चीज और बताऊंगा कि अगर मान लो पोर्टफोलियो बेसिस पे अगर हम बनाते हैं, मान लो एक एक स्टॉक आपको नहीं मिल रहा है, फोमो हो जाता है जब एक एक स्टॉक नहीं मिलता है कि अब कब बाय करना है कब सेल करना है। तो उसका एक सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जब ये सारे स्टॉक किसी भी ईएमए लेवल पे हो बट अपने हाई से ना 20-25% नीचे हो ना, तब उसको ट्रेड, मैं एक एक्सेल सीट के थ्रू आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि अगर ओवरऑल 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना है तो कैसे बनाना चाहिए ना, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो ओवरऑल पहले मार्केट के बारे में, देन जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं अपने स्क्रीनर वाले स्टॉक उसके बारे में थोड़ा सा, एंड देन फिर पोर्टफोलियो कैसे बनाया जा सकता है। ये वाला टाइम जो है मुझे लग रहा है, क्योंकि मार्केट में ऑल टाइम होने के हाई होने के बाद भी जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स है ना वो अच्छे से आउट परफॉर्म नहीं कर रहे या परफॉर्म नहीं कर रहे। तो इस तरह का जब सिचुएशन आता है ना, तो अगर आप पोर्टफोलियो बेसिस पे बनाते हो, बिकॉज यू डोंट नो कि कौन सा स्टॉक किस वाले ईएमए पे बाउंस करेगा, बट अगर ओवरऑल आप करते हो तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रिटर्न तो नहीं मिलेगा क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा रिटर्न होता है, बट अगर पोर्टफोलियो बेसिस पे बनाते हैं तो ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता है। तो आज जो मैं स्टॉक्स आप लोगों को बताऊंगा, तो अगर हम उसको पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, विल ट्रैक नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स और बिफोर रिजल्ट्स कि इनमें ना कितना परसेंट रिटर्न जनरेट होगा करके। तो आज वाले जो प्राइस है उसको मार्क करेंगे, देन हम नेक्स्ट वीक देखेंगे उसको, 2-3 वीक्स नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कुछ मतलब प्रॉफिटेबल हो रहा है पोर्टफोलियो या नहीं हो रहा है ना, तो उसको भी ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। दोनों चीजें जो है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो अगर निफ्टी को देखते हो, लास्ट वीक जब हमने बात करा था, एक तो ये वीकली कैंडल है निफ्टी का। तो
सेकंड। तो लास्ट वीक में जब भी हम लोगों ने लाइव किया था तो मैंने बोला था कि मैं अभी भी बुलिश हूँ और हो सकता है कि प्रीवियस हाई को ये ब्रेक करे। तो ब्रेक तो करा था बहुत बहुत कम पॉइंट से लेके, तो इसको ऐसे ब्रेक नहीं माना जाएगा। बट अभी भी मेरा जो बायसनेस होगा बुलिश साइड पे ही होगा। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, यह हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा एक कैंडल और ऐसे नीचे जाके ऊपर जाए, बट ओवरऑल बेसिस पे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं तो बुलिश साइड में ट्रेड करना ठीक होगा। इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो स्किनर स्टॉक्स है ना, वो सारे जो है अभी अपने प्रीवियस हाई से काफी नीचे। वीकली वाले पे एक बार मैं बता दूंगा कि किस तरीके से, मतलब कौन कौन से स्टॉक है जो अपने प्रीवियस हाई से बहुत नीचे है, और जो वॉच लिस्ट वाले स्टॉक हैं। बट हाँ, निफ्टी को अगर देखोगे अभी भी बुलिस वाला ही माहौल लग रहा है और आगे जाके ये बढ़ सकता है। बट इसको कोई रिकमेंडेशन नहीं मानना है कि बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन है। और जो बाकी तीनों सेक्टर है, दो सेक्टर पहले हम लोग बात करते थे, एक ऑटो के बारे में बात करते थे। तो अगर ऑटो को देखोगे ना, अभी भी 3 वीक से ना ग्रीन कैंडल से वीकली लेवल पे, और ये भी ब्रेकआउट मार सकता है क्योंकि ऑटो से रिलेटेड जो न्यूज फ्लोज हो रहे हैं ना, वो पॉजिटिव साइड वाले ही है। मतलब उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ऑटो से रिलेटेड स्टॉक जो है ना, आने वाले टाइम पे आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑटो वाले जो स्टॉक्स है ना, उन पे ध्यान देना है क्योंकि स्किनर वाले स्टॉक में भी काफी दो तीन स्टॉक तो ऑटो वाले भी हैं। तो वो अगर वो अपने बाइंग वाले उस पे मिलते हैं तो उसमें इनिशिएट कर सकते हैं। तो ऑटो पे अभी भी फोकस रहेगा, इस पे भी बुली साइड पे ही ट्रेड मतलब मैं करूंगा। आप लोग अपने हिसाब से ही देखना पड़ेगा आपको। दूसरा जो है ना, कई टाइम से अगर आप देखोगे, कैपिटल गुड्स लास्ट वाले क्वार्टर में भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और इस वाले क्वार्टर में भी देखते हो ना, तो रिजल्ट्स तो बहुत अच्छा डिक्लेयर कर रहे हैं, नंबर्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट अगर आप देखते हो ना तो वो परफॉर्म नहीं कर रहे स्टॉक इतने अच्छे। तो इसलिए अभी भी मुझे लगता है कि ये प्रीवियस हाई तक जा सकता है क्योंकि जब किसी एक सेक्टर से रिलेटेड काफी सारे स्टॉक आते हैं और उनके नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे होते हैं, और हमारे जो वाले स्क्रीनर हैं वो सारे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। तो उनके परफॉर्म करने का ना, अगर ये 1-2% भी जाता है ना ऊपर, या इस वाले हाई को काटता है या फिर यहाँ पे जाता है ना, तो जो कैपिटल गुड से रिलेटेड स्टॉक है ना, काफी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अराउंड 20-30% आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज मिड कैप जो होते हैं वो थोड़ा सा फास्टर रेट पे, मतलब लार्ज कैप से तो आउट परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए अभी भी ना मैं कैपिटल गुड्स को लेके बुलिश हूँ। रीजन सिर्फ एक ही है कि काफी सारे स्टॉक स्क्रीनर में कैपिटल गुड्स से रिलेटेड आ रहे हैं, और दूसरा रीजन है कि ये प्रीवियस हाई से बहुत नीचे है। अभी भी इंडेक्स लेवल पे 8-9% जो है प्रीवियस हाई से नीचे है। तो हो सकता है ये अगर प्रीवियस हाई को क्रॉस करने की कोशिश करेगा या यहाँ तक आने की भी कोशिश करता है, जो इससे रिलेटेड मिड कैप स्टॉक्स है वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए इस पे भी नजर रखना है। दूसरा, पहले हम एक बार मेटल के बारे में बात करते थे। मेटल से रिलेटेड कोई स्टॉक है नहीं ऑल्दो हमारे स्क्रीनर पे, बट ये भी इंडेक्स क्या कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे ना सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये अगर आप देखोगे ना, ये 24 और वाले जो हाई है ना, वहीं पे ही इसने एक ग्रीन कैंडल दिया है। तो अगर कोई स्टॉक आपको मिलता है आउट ऑफ द स्क्रीनर है, स्क्रीनर पे नहीं आता है, इवन इफ इट इज लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप, तो आप क्या कर सकते हो, अगर फंडामेंटली उनका चेक कर लेना, अगर ठीक ठाक होते हैं फंडामेंटल, अगर अबव एवरेज भी होंगे ना, तो उस पर इनिशिएट कर सकते हैं। रीजन यही है कि इंडेक्स लेवल पे ना, इस वाले लेवल पे ना सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो मेटल से रिलेटेड कोई स्टॉक अगर आपको आता है तो उस पे भी ध्यान देना है। तो सेक्टरल अगर हम देखते हैं तो ये तीनों पे ही फोकस रहेगा नेक्स्ट वाले वीक में। एक ऑटो पे, दूसरा कैपिटल गुड्स पे, और तीसरा जो है मेटल पे रहेगा। और नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट 2 वीक जो आने वाले हैं, जो मेरा इंटरप्रिटेशन है कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो है आउट परफॉर्म करने चाहिए कंपेयर टू लार्ज कैप्स। तो इसलिए थोड़ा सा उस तरफ ध्यान देना है, और ऑब्वियसली हमारे सारे स्टॉक जो है मिड कैप होते हैं तो उस पर आप ध्यान दे सकते हो। तो ये तो है इंडेक्स पे। अब अगर मैं अपने स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, देखो मैं डिटेल में जाके मैं किसी के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने एक एक करके ना सारे स्टॉक्स आप लोगों को फंडामेंटल उनके चेक करके बताया है। ये सारे स्टॉक हमारे स्किनर वाले स्टॉक ही हैं, सिर्फ एक फोर्स मोटर को छोड़ के। फोर्स मोटर लास्ट क्वार्टर का स्टॉक था, तो इसीलिए मैंने जब उसको जाके थोड़ा सा डीप डाइव करके देखा तो मुझे लग रहा है कि अच्छा, मतलब स्टॉक है और ठीक डिसेंट लेवल पे मिल रहा है। और थोड़ा सा क्या है, मेरा एक्सपेक्टेशन फोर्स मोटर को इस वाले जो क्वार्टर में रिजल्ट आने वाले हैं ना,
वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक रिजल्ट आ सकते हैं। रिस्क है इसमें, तो इसलिए ये मत समझना कि मैं बोल रहा हूँ तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा करके। बट हाँ, इस पे नजर रख सकते हैं। 9 स्टॉक इसमें से जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं स्क्रीनर वाले स्टॉक हैं। सिर्फ एक स्टॉक है फोर्स मोटर जो स्क्रीनर पे नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ द ग्रोथ रेट, सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ, या फिर एक रीजन हो सकता है मार्केट कैप वाला। तो आउट ऑफ 35 अगर स्टॉक देखते हो तो यही सारे स्टॉक हैं जो मैंने अपने वॉच लिस्ट में ऐड किया है। कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आप एक बार दोबारा देख लेना इसको, आप नोट कर लो इन सारे स्टॉकों को, एक बार दोबारा जाके फंडामेंटल चेक करो कि अच्छे से मतलब कोई एक दो चीज अगर मिस हो रही है, मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो किसी को आपको दिखता है कि सेल्स ग्रोथ जो है 10% से मतलब 10% से ज्यादा है वाई ओ वाई, पर क्वार्टरली ग्रोथ नहीं है, तो क्वार्टरली ग्रोथ का क्या रीजन है? दो रीजन हो सकते हैं। या तो क्या होगा कि सीजनैलिटी होगा उस वाले कंपनी में, और या पूरे ओवरऑल उस सेक्टर में। और अगर विदाउट सीजनैलिटी वो गिरा हुआ है ना, तो उसके जाके आपको अर्निंग रिलीज पढ़ना पड़ेगा, या फिर आपको उसको कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट देखना पड़ेगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि उसका रीजन क्या है। अगर आपको रीजन सही लगता है कि इस रीजन की वजह से जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं हुआ है, तो और आपको फिजिबल रीजन लगता है, तो आप उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो मैंने इसके बारे में डिटेल में काफी देखा है जगह, जहां जहां मुझे शक हुआ कि इसके नंबर्स क्यों क्वार्टरली खराब आए हैं करके, तब जाके मैंने डिटेल में देखा होगा, तब मैंने उसको फाइनलाइज किया होगा कि मेरे वॉच लिस्ट का स्टॉक है। तो इस तरह का एक्सेल सीट एक मेंटेन कर सकते हैं। और आपको ये अगर लगता है कि हमें इसमें कहाँ पढ़ना है, अगर कोई एक कंपनी ले लेते हैं तो इसमें डिटेल, काफी डिटेल ना स्क्रीनर पे भी होते हैं। तो कैसे देखते हैं उसको, जैसे मान लो ये सिक्का है, या कोई एक कंपनी और भी ले लेंगे, तो इसमें अगर मैं जाता हूँ, तो अगर नीचे देखते हैं ना, सबसे नीचे यहाँ पे ना इसके सारी चीजें आ जाती हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं। अब जैसे रिजल्ट्स भी आ गए इसमें, है ना। तो अब जब इस पे क्लिक करते हो तो रिजल्ट्स तो आते हैं, कई सारे कंपनी क्या है ना, रिजल्ट्स के साथ भी ना उसकी समरी देते हैं नीचे, की किस वजह से हुआ, क्या हुआ। यहाँ पे जो नोट होते हैं उनको भी पढ़ सकते हो, इसके नीचे जो नोट्स लिखे होते हैं स्टेटमेंट स्टेटमेंट के नीचे, उनको भी जाके देख सकते हो। और कई सारी कंपनी में क्या होगा ना, जहाँ ये वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पे आपको कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट भी मिल जाता है। और अगर मान लो नहीं मिल रहा है और आपको पढ़ना है उसका कॉन कॉल, तो आप उसके जाके वेबसाइट पे भी देख सकते हो। वेबसाइट पे उनको अपलोड करना होता है कोई भी क्योंकि मैंडेटरी है सेबी की तरफ से, अगर कोई कॉन कॉल करता है और क्योंकि पब्लिक में इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, तो उस कॉन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट सारे कंपनी को कहाँ अपलोड करना होता है, उनके वेबसाइट में इन्वेस्टर रिलेशन वाले सेक्शन में करेंगे। अब जैसे दूसरा कोई एक और देख लेते हैं, जैसे गैब्रियल देख लो, तो अगर मैं उसमें जाऊंगा तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना, तो आपको ये नीचे वाले सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हो सबसे नीचे वाले में, तो इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं ना, तो ये यहाँ पे भी देख सकते हो। दूसरी एक चीज नई या पता नहीं पहले मैंने बता रखा है नहीं बता रखा है, ये वाला जो सेक्शन है ना, आ, ये क्रेडिट रेटिंग वाला जो सेक्शन है ना, इसको भी देखा करो, इसमें भी काफी डिटेल मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी को गैब्रियल को देखते हैं, और इस पे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे ना अगर इसको थोड़ा सा पढ़ लोगे, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं होता है ये, छोटा सा डॉक्यूमेंट होगा। और इसमें ना आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेंगी कि अगर मान लो डेट लिया है तो क्या रीजन है, और इसकी ऑपरेटिंग जो क्या कहते हैं स्टेबिलिटी है या नहीं है, या फिर कोई लिवरेज की कोई वो हो रहा है। मान लो जैसे कोई कोई कंपनी क्या करती है, अपने जो स्टॉक्स को है उसको लिवरेज का मतलब बैंक को देके फिर उस पे भी लोन लेती है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन है ना, तो इसमें होता है कौन कौन से रिस्क है वो भी बता देता है ये वाला जो डॉक्यूमेंट होता है। और दूसरा, कौन कौन सी चीजें इसमें इस वाले कंपनी में ना स्ट्रेंथ साइड में है, कि मान लो अगर इस पे आपको पता चलता है कि इसमें ना इस वाले सेक्टर में ये गैब्रियल कंपनी का जो मार्केट शेयर है 30 to 40% है, तो इस तरह की चीजें इंफॉर्मेशन आपको या तो प्रेजेंटेशन में मिलेगा, या फिर ये जो रेटिंग वाली क्रिजल की रेटिंग होती है ना, इस वाले डिटेल में मिल जाएगा। अगर आप इसको पढ़ोगे ना, तो काफी सारी चीजें मिल जाती। और अगर मान लो कोई रिस्क वाला फैक्टर होगा ना उस कंपनी से रिलेटेड, तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसमें सेक्शन बने होते हैं ना इस तरीके से, कि अब जैसे इसमें लिखा है स्टेबल ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज, तो इसमें बता रहा होगा क्यों ऐसा मान रहे हैं ये लोग ना,
तो अगर इसको आपको पढ़ोगे ना, तो अब मान लो आपको ऑपरेटिंग, अब जैसे एग्जांपल है, मान लो आपको पता चला कि ऑपरेटिंग मार्जिन इसके गिर गए, है ना, तो आपको थोड़ा और डीप डाइव करना है, तो कैसे करोगे, तो जाके यहाँ पढ़ सकते हो। बट ये तो क्या कह रहे हैं कि रेटिंग के हिसाब से कह रहे हैं इनका स्टेबल है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसके एफिशिएंसी स्टेबल है, तो इसके किस वजह से वो लोग कह रहे हैं उसके बारे में भी लिखा हुआ है। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन अगर आप पढ़ते हो ना, तब आपको डिटेल में पता चलेगा कि अगर कोई कुछ हुआ है उस स्टॉक में जो आपको पसंद नहीं आया, या जो भी आपको लग रहा है कि गड़बड़ है, तो और उसके बारे में अगर कोई लॉजिकल रीजन है, चाहे वो कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट पे है, या फिर इस तरह के रेटिंग वाले डॉक्यूमेंट में है, या फिर उनके प्रेजेंटेशन में है ना, तब उसको आप कंसिडर कर सकते हो। अब ये जो स्टॉक है, 10 स्टॉक हैं शायद, ये 10 या 9 हैं, 10 हैं। अब इसके बारे में ना, इसमें अगर आप देखते हो, ऑटो के कितने हैं, दो तीन स्टॉक ऑटो के हैं, दो कैपिटल गुड्स के हैं, और एक कंज्यूमर ड्यूरेबल है, और एक कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन भी मोटा मोटा उससे रिलेटेड होता है, कैपिटल गुड्स से, वो भी मान के चल सकते हो। अब इन स्टॉकों को कैसे देखना है, मान लो अ, आपको मान लो एक पोर्टफोलियो बनाना है आपको, पूरे उसमें क्वार्टर में ना आपको पता नहीं चला कि मुझे कोई स्टॉक आया ही नहीं। जो तीनों चारों सेटअप हम लोग यूज करते हैं, उसमें किसी स्टॉक किसी ने फुलफिल नहीं करा क्राइटेरिया, तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, फोमो हो रहा है कि करना क्या है हमें, कोई तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, हमने कुछ नहीं ले पाया। तो उस सेंस में क्या करोगे, जो ये 10 के 10 स्टॉक है ना, कोई एक ऐसा डे जिसमें ना इंडेक्स वगैरह गिर गए हैं, और या फिर या तो तुम मिड कैप 100 वाला इंडेक्स देख लो कि वो काफी नीचे है, प्रीवियस हाई से 5-6% नीचे, या इवन 2-3% नीचे है। तो उस वाले डे पे क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या करते हैं, पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब जैसे मान लो ये वाला सिचुएशन है, क्योंकि अगर इन 10 को स्टॉकों को देखोगे ना टेक्निकली, वो अपने प्रीवियस हाई से काफी नीचे है, बट तुम्हें मान लो आइडिया ही नहीं लग रहा है कि कब एंट्री लेना है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि जो ये वाले स्टॉक है ना, अब मैं कैसे करता हूँ, या किस किस तरीके से बनाना चाहिए। अब मान लो ये 10 स्टॉक हैं, सेक्टर भी मैंने लिखा हुआ है, और मुझे पता है कि दो चीजों पे सेक्टर पे मेरा फोकस है, जैसे कैपिटल गुड्स को लेके फोकस है, और एक ऑटोमोबाइल को लेके है, और सारे उससे रिलेटेड भी स्टॉक हैं। ये उनके करंट प्राइसेस हैं, जो अभी जिस रेट पे वो चल रहे होंगे। और मैंने क्या करा है, इसलिए 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे, या तो आप वहाँ पे जो 20 का मूविंग एवरेज वाला जो वैल्यू है ना, एक एक करके पंच कर लो, और शायद गूगल में कोई फॉर्मूला वगैरह भी होता है गूगल शीट में, तो उससे भी आप ड्राइव कर सकते हो, बट वो उसमें क्या होता है, ऐसे में आता है, ये ध्यान रखना। अब अगर इन प्राइसेस को देखते हो, करंट प्राइसेस को देखते हो, और अगर आप 20 मूविंग एवरेज पे आप इन दोनों को कंपेयर करते हो ना, देखो मोस्टली सारे ना उसी के आसपास हैं। तो पोर्टफोलियो बनाते टाइम ना, अगर आप इंडेक्स भी नहीं समझ पा रहे हो, इंडेक्स लेवल पे क्या करना है, मतलब इस टाइम पोर्टफोलियो बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, आपके 10 स्टॉक सिलेक्ट हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, प्राइस लिखो यहाँ पे, और इसका जो 20 किसी वीकेंड पे कर लेना, ये 20 मूविंग एवरेज के प्राइस डाल देना। अब इन दोनों में देखोगे ना, सारे स्टॉक जो है ना 20 मूविंग एवरेज के आसपास है, एसएमए के वैल्यूज हैं, ये ध्यान रखना है। अब ये इसके पास है, अगर ये भी देखोगे तो बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। इसमें भी देखो, 20 के मूविंग एवरेज का जो प्राइस है, जो वैल्यू है, वो करंट मार्केट प्राइस के आसपास है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। और अगर इसको देखते हो तो ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, दोनों आपस में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। ये भी देखो ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ये भी है, ये भी ऐसा ही, और इन सबको अगर देखते हो ना, इन दोनों में ना डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप इसको फॉर्मूले पे भी देख लेते हो, अगर मैं ऐसे करूं कि कितना डिफरेंस है करके, मोटा मोटा मतलब 0% के बाद नहीं ले रहा होगा ये, एक सेकंड, अगर इसको पूरा करते हैं, फॉर्मूला गलत लगा है कुछ, दिस डिवाइडेड बाय दिस वन, करंट प्राइस डिवाइडेड बाय, ये है -1, ये डिफरेंस है। अगर आप ऐसे करते हो, अब मोस्टली खाली यही थोड़ा सा ज्यादा है। और अगर ये देखोगे, ये दोनों को छोड़ के अगर मैं इसको देखूं,
ये वाला एक ज़्यादा है, ये हल्का सा माइनस सा ज़्यादा है ये, और एक ये ज़्यादा है बस। तो ये बाकी अगर आप देखते हो ना तो 20 के नीचे हैं ये सारे, और हमें 20 के आसपास स्ट्रैटेजी ये है कि 20 के आसपास ही मिलना चाहिए लोग ये सारे स्टॉक जो है। तो अगर आप ये देखते हो 20 के सारे नीचे हैं, सिर्फ दो तीन है, तो और हमें ओवरऑल पोर्टफोलियो बनाना है, तो इस वाले प्राइस को लेके ना एक पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। और बट अगर आपने ये बना लिया तो फिर आपको ना पोर्टफोलियो लेवल पे ही एग्जिट करना होगा। ये मत सोचना कि आपने पोर्टफोलियो बनाया है बट बाद में क्या करा आपने, जो मतलब आपने पोर्टफोलियो बना लिया और बाद में क्या है कि कोई एक स्टॉक अगर मान लो एक 10% गिर गया तो उसको आप एग्जिट करो, वैसे नहीं करना है। जब आप पोर्टफोलियो लेवल पे बनाते हो ना तो आपको पोर्टफोलियो लेवल पे ही एग्जिट करना होगा, और बहुत ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मत करना। अगर 7 to 8% भी मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन द करंट मार्केट सिनेरियो, जो जहां पे भी परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उस वाले केस में क्या कर सकते हो, जब आप लोगे पोर्टफोलियो लेवल पे, अगर आपको 7 6 7% रिटर्न, 6 7% या 8% मान लो, ऐसे अगर हो गया पोर्टफोलियो लेवल पे आपको लॉस हो रहा है तो एग्जिट करना है। और दूसरा, अगर आपको प्रॉफिट मिलता है 8 to 10% के बीच में ना, तब भी एग्जिट करना है। रीजन क्या है, अब लग रहा है कि 1:1 का रेशियो है, बट जो ये स्टॉक आप सारे ले रहे हो ना फंडामेंटली अच्छे स्टॉक हैं। और दूसरा क्या है कि इनके आप ले रहे हो 20 के नीचे पे ले रहे हो, कोई 5% नीचे है, कोई 10% नीचे है, इस तरीके से ले रहे हो। तो उस केस में क्या होगा, तो यहाँ से नीचे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो कम होगा। तो इसीलिए 8 टू मतलब जो 8% नीचे एसएल हिट होने वाला है ना पोर्टफोलियो बेसिस पे, वो कम होगा। अदरवाइज अगर आप जो प्रॉफिट वाला है 8 to 10% पोर्टफोलियो बेसिस पे ना, वो ज्यादा उसके चांसेस ज्यादा होंगे। तो लग रहा है 1:1 का रेशियो है, बट एक्चुअली 1:1 का रेशियो नहीं है ये। एक बार खाली टेस्टिंग के लिए आप लोग देख लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसको लेकर तुम पोर्टफोलियो बनाने लग जाओ, कल मंडे पता चला आप लोग पोर्टफोलियो बना रहे हो, वो नहीं करना है। आप सिर्फ टेस्ट करो इसको लेके कि क्या ये सिचुएशन, मतलब क्या इस तरह की स्ट्रेटेजी काम करता है कि अगर सारे स्टॉक जो आपके वॉच लिस्ट वाले हैं 20 के आसपास आने पे अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो कितना परसेंट रिटर्न आता है। एक बार ट्रैक करने के लिए मैं क्या करूंगा कि ये जो सारे स्टॉक है ना, इन स्टॉकों को, ये जो प्राइस है ना, तो एक काम करते हैं इसको ऐसे करके, मैं एक और शीट बना लेता हूँ, ये यहाँ पे डाल देंगे हम इसको। और साथ में मान लो हमने फ्राइडे बनाया था तो ये वाली जो है, ये करंट मार्केट प्राइस है, वैल्यूज ओनली। तो अब ये मान लेते हैं कि इस वाले पे हमने क्या करा, बाई करा, और आप जब किसी नेक्स्ट वीक में भी देख सकते हो। और यहाँ पे ना हम लोग जब नेक्स्ट वीक में हम लोग लाइव कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पे उस वाले फ्राइडे के जो क्लोजिंग होगा ना, इसको प्राइस डाल के देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कितना परसेंट रिटर्न आ रहा है ओवरऑल बेसिस पे। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक रिटर्न है उसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पोर्टफोलियो लेवल पे बात कर रहे हो। तो ओवरऑल बेसिस पे देखेंगे कि कितना परसेंट रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो 2 3 वीक्स देख सकते हैं, बिकॉज जनवरी में जाके आएगा, अभी नवंबर में है, तो जैन 15 के आसपास जो है रिजल्ट्स आना चालू होंगे, तो उस वाले टाइम में अभी एक महीना है पूरा का पूरा ना। तो अगर हम इसको एक महीने के लिए ट्राई करते हैं तो देखते हैं कि किस तरीके से रिटर्न आएगा। तो अगर मान लो ठीक रिटर्न आता है और आप 8 to 10% के आसपास पहुंचते हैं, और या फिर एसएल हिट होता है, तो इससे ना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि आप इंडिविजुअली स्टॉक में, मुझे जितना पता है, जितने सारे लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, मुझे पता है वो स्टॉक लेवल पे बाइंग सेलिंग मतलब उनको नहीं कर पाते हैं, बिकॉज कॉन्फिडेंस की कमी है। और दूसरा क्या है कि कोई स्टॉक आता भी है ना, जैसे 20 पे बाउंस कर रहा था, 20 पे आया, तो वहां से आपको ना फियर होता है। बट जब आप 10 स्टॉक लेते हो ना, तो बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग सेक्टर पे भी डाइवर्सिफिकेशन है, तो उसकी वजह से ना जो आपके पोर्टफोलियो लेवल पे जो एसएल हिट के होने के चांसेस होंगे ना, वो कम हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है, इसको बनाओ, एक एक्सेल शीट में इनके प्राइसेस डाल दो कि लास्ट फ्राइडे वाला जो प्राइस है इस पे मान लो फॉर एग्जांपल हमने बाय किया, तो 1 मंथ में या बिफोर देयर क्वार्टरली रिजल्ट्स, जो अपकमिंग रिजल्ट्स हैं, तो उनमें कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एक चीज का और ध्यान रखना है, जब ये पोर्टफोलियो बन जाता है ना,
तो जो नेक्स्ट वाला क्वार्टर मतलब इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आने वाला होंगे ना, तो जो एक अपने वो स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि रिजल्ट डेट से पहले निकलना है। तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना, इनमें से किसी से एग्जिट नहीं करना है। तो इसको हम ट्रैक करके देखते हैं नेक्स्ट 4 वीक्स 5 वीक्स के आसपास, 5 to 6 वीक्स हमारे पास है। तो एक बार देख लेंगे कि इस तरीके से करने पे रिजल्ट मतलब कितना क्या परसेंटेज रिटर्न जनरेट हो सकता है, क्योंकि सबको यही रहता है। काफी सारे सवाल मेरे पास कमेंट्स पे और मैसेजेस पे आते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में कितना रिटर्न हो सकता है, कि इंडिविजुअल में कभी आप कैसे लिट हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो एक बार इस तरीके से भी देख लेते हैं पोर्टफोलियो में। मैंने तो टेस्ट किया हुआ है। दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन कि पोर्टफोलियो लेवल पे भी ये काम करता है, ये वाला स्ट्रैटेजी। आपने अगर अच्छे स्टॉक्स ढूंढे हैं और उनका एक पोर्टफोलियो बनाए सर्टन मतलब ईएमए को यूज करके कि 20 के आसपास या 20 के नीचे हम लोग लेंगे। और ये ब्लाइंड बाय है, ये मतलब ब्लाइंड बाय इन द सेंस कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि हमने इस वाले प्राइस पे लिया है करके। फिर हम जाके डिटेल में देख लेंगे कि किस तरीके से वो हो सकता है। अब अगर इस पे और तो कुछ नहीं था इसमें। बाकी आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेते हैं, मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। इसी वाले शीट को नेक्स्ट वीक में हम लोग खोलेंगे इसको, और हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक गूगल पे एक सीट बना लो आप लोग फॉर ये सारा कुछ जो हम लोग बात कर रहे हैं टेस्ट करने के लिए। पहले ना स्ट्रैटेजी को अपनाने से पहले ना आपको टेस्ट करना चाहिए। ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो आपने कुछ कर लिया, वो नहीं करना है। खाली देखने के लिए अगर ये अच्छा होगा तो नेक्स्ट क्वार्टर में अपना वॉच लिस्ट बनाना, फिर आप ट्राई कर लेना। बट इस क्वार्टर खाली टेस्टिंग के लिए होगा। और बाकी लोग जो आप बाइंग सेलिंग कर रहे हो अपने हिसाब से, जो थोड़ा सा देख दाख के पढ़ के, ये नहीं कि किसी ने बोल दिया तो ले लिया करके, वो सब चीजें नहीं करना प्लीज। तो यहाँ पे मैं जो है ये बाइंग प्राइस डाल के रखूंगा। ये सारे जो प्राइसेस हैं ये लास्ट फ्राइडे के प्राइसेस हैं। और यहाँ पे जो जो जिस डे पे हम लोग करेंगे उनके प्राइसेस यहाँ आएंगे। और हम क्या कर रहे हैं, एक चीज और है इसमें कि जो भी सारे होंगे ना, इवन मान लो अगर आप कहते हो कि 10 lakhs का पोर्टफोलियो है, तो सब पे ना इक्वली डिवाइड होगा। मतलब ये नहीं कि किसी पे ज्यादा या किसी में कम लगना है। एक में सिर्फ 1 लाख ही लगेगा इसमें। तो जितने भी यूनिट आएंगे इस तरीके से करके ना, सिर्फ ट्रैक करने के लिए है ये। कुछ कर मत लेना इसको देखें, क्योंकि काफी लोगों का ना यही रहता है। अब क्वांटिटीज आ जाएंगी, जितने भी क्वांटिटीज आएंगी इस वाले प्राइस पे, मैं सिर्फ एज ए फॉर्मूला ही ले रहा हूँ इसको, और भी ज्यादा कुछ हम कर नहीं रहे हैं। तो अगर ये क्वांटिटीज को करते हैं, 1-1 लाख में इतने क्वांटिटीज आएंगे। बाकी यहाँ पे CMP लिख के फिर हम लोग रिटर्न करेंगे। मैं एक काम करूंगा, ये वाली जो एक्सेल सीट है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा एक बार फॉर ट्रैकिंग ओनली। तो आप देख लेंगे हर बार क्या किस तरीके से हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस लेंगे। आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, और अगर कम क्वेश्चन जो जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, जिसको जो पूछना है इससे रिलेटेड, खासकर जो हमने आज डिस्कस किया है। 2-3 चीजें मैंने बोला कि पोर्टफोलियो बेसिस पे कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड 100% क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए आप अभी पूछ लो मुझे जो पूछना है, और प्लीज अवॉइड करो कि स्टॉक स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन पूछना। अदरवाइज फिर क्या होता है ना, वो सेबी के रूल्स का वायलेशन है और वो होना नहीं चाहिए। और अगर इस तरह का होगा, जो मैं छोटी मोटी चीजें शेयर करता हूँ आप लोगों के भले के लिए, वो भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कोशिश करा करो कि मेरे से कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। और आज जो हमने बात करी है ना, वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर 35 या 40 स्टॉक्स आते हैं, उसमें से हमने 10 सिलेक्ट किया। उन 10 के 10 को मतलब वो जो 10 स्टॉक हैं उनको अगर हम 20 EMA के आसपास बाय करते हैं, विदाउट लुकिंग एट देयर पास्ट, जो भी हमारे टेक्निकल इंडिकेटर उन सबको हम कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर हम उनको 20 पे बाय करते हैं, 20 के नीचे बाय करते हैं और पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो उससे कितना परसेंट रिटर्न आ सकता नहीं आ सकता। सिर्फ यही टेस्ट करने के लिए आज का है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी अगर पूछना है पूछ लो, अदरवाइज फिर आप कमेंट्स पे लिख लेना। आई ट्राई टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चंस कौन से हैं मैं एक बार देख लेता हूँ।
सबसे पहला नसीर अंसारी, शायद मैंने पहले बोला था, हाई ग्रोथ स्टॉक कैसे पता करें। देखो, हाई ग्रोथ स्टॉक का क्या है, स्क्रीनर पे ही हाई ग्रोथ किसको मानोगे, जो मेरे पैरामीटर लिखे हैं ना, वो हाई ग्रोथ स्टॉक है। आरओसी और आरओई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, दोनों 20% से ज़्यादा होना चाहिए। सेल्स ग्रोथ 10-15% से ज़्यादा हो, प्रॉफिट ग्रोथ भी हो, डेट कम हो, और कैश फ्लोज उसके पॉजिटिव हो। और क्या हो सकता है, यही सारी चीज़ें हैं मोस्टली जो हमारे स्क्रीनर पे डाले हैं, जो स्क्रीनर लिंक पे रहता है वीडियो डिस्क्रिप्शन पे। उसी में जो पैरामीटर डले हैं ना, वो सोच समझ के डले हैं। अगर वो क्राइटेरिया कोई फुलफिल कर रहा है ना सारे, और सीजनैलिटी भी नहीं है उसमें, इस तरह की चीजें अगर हैं, तब उसको हम हाई ग्रोथ स्टॉक मानेंगे। और अगर किसी को कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। धनेश्वर, राधे राधे, आकाश बत्रा, गुड मॉर्निंग। अमन झा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सेक्टर रोटेशन पर कुछ बताइए, सचिन सेरावत। देखो, सेक्टर रोटेशन में मैंने लास्ट टाइम पे भी बात किया था। सेक्टर रोटेशन पे क्या है ना, आप सेक्टर रोटेशन टेक्निकली, या तो तुम टेक्निकली देख लो, कई सारे वीडियोज हैं। इवन वो हमारे विजय ठक्कर जी हैं, वो भी शायद सेक्टर रोटेशन पे बात करते हैं। टेक्निकली मैं सेक्टर रोटेशन पे ना फंडामेंटली देखता हूँ। अगर मान लो सेक्टर रोटेशन क्या है, अभी जैसे अ, अगर आप ऑटो सेक्टर को देखोगे ना, ऑटो सेक्टर में अब जाके ये 2-3 क्वार्टरों में ना अच्छे रिटर्न आए ऑटो सेक्टर की कंपनीज में। उससे पहले ना ऑटो सेक्टर नहीं आते थे लिस्ट में, स्क्रीनर पे भी नहीं आते। अगर 3-4 क्वार्टर पहले की बात करोगे तो स्क्रीनर पे नहीं आते हैं। तो मैं ऐसे सोचता हूँ, ये मतलब मेरा इंटरप्रिटेशन, आप अपने हिसाब से देख लेना, कि अगर किसी सेक्टर के ना ज्यादा से ज्यादा स्टॉक स्क्रीनर पे आते हैं ना, तो उस सेक्टर को मैं मानता हूँ कि सेक्टर रोटेशन हो रहा है इसमें। ऑटो, अब ऑटो के जब जैसे 3-4 कंपनीज या मेरे स्क्रीनर पे वॉच लिस्ट में 4-5 कंपनीज आने लगे थे ना स्टार्टिंग में जब, तब फिर क्या हुआ कि मैंने जो स्टॉक है ना ऑटो से रिलेटेड है, उन पर फोकस करने लगा। तो सेक्टर स्पेसिफिक मैं फंडामेंटली देखता हूँ, काफी सारे लोग जो हैं वो टेक्निकली देखते हैं कि और एक तरीके से वैसे भी देखते हैं इन टर्म्स ऑफ आउट परफॉर्मेंस, जो आरएस कहते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ कहते हैं। जैसे मान लो कोई बहुत नीचे थे सारे सेक्टर में, कोई एक स्टॉक सेक्टर जो है ना बहुत नीचे है, और निफ्टी 2% एक वीकली रिटर्न दे रहा है, और बैंक निफ्टी 2% का दे रहा है। बट कोई ऐसा सेक्टर है जो 200 ईएमए के आसपास है, वो 4-5% दे रहा है। तो वो भी एक टेक्निकली तरीका है, मतलब नंबर्स के थ्रू देखने का तरीका है। बट मेरा जो अप्रोच है, मैं फंडामेंटली देखता हूँ, जब किसी सेक्टर के ज्यादा स्टॉक्स आने लगते हैं ना स्क्रीनर पे, तो मैं उस वाले सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक पे फोकस करता हूँ। उसी को मैं सेक्टर रोटेशन मानता हूँ। संजीव चावला, थैंक यू। प्रकाश लिखा है इसने, प्रकाश है वो, PRAKSH। हाय सर, गुड मॉर्निंग। सर आज सुपर स्ट्रेटेजी, मैं मैं सच बताऊं तो टाइम नहीं मिला मुझे सुपर स्ट्रेंड के, धनेश्वर सिंह। सुपर ट्रेंड के बारे में मुझे टाइम नहीं मिला, बट मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ इसके बारे में, हम लोग कर लेंगे। देखो, सुपर ट्रेंड लोग कैसे यूज करते हैं कि नीचे है, सुपर ट्रेंड को लाइन को काटा, तो वो क्या करते हैं, लेते हैं, है ना। वही बाइंग सिग्नल होता है जो बुक में है और जो बाकी लोग फॉलो करते हैं, मतलब मोस्टली लोग फॉलो करते हैं। बट मैं सुपर ट्रेंड को कैसे देखता हूँ कि मान लो ये सारे स्टॉक ना आपको हमेशा डेली के जो सुपर ट्रेंड के ना ऊपर होंगे वो। तो मतलब नेक्स्ट वीक से पहले आप लोग टेस्ट करके देखना इसको, काम करता है नहीं करता। मान लो स्टॉक रिजल्ट आया और ऊपर ही है, और सुपर ट्रेंड के लाइन पे ना उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो इन वाले स्टॉक, ये वाले स्टॉक कब काम करेंगे, जब वो आके नीचे आके ना सुपर ट्रेंड के लाइन पे टच करे, या उसके आसपास हो, ज्यादा से ज्यादा 1% के रेंज में हो ना, वहां पे एंट्री बनता है इस वाले स्टॉक के, जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरह के देखना, जो पुराने वाले स्टॉक हैं, पुराने मतलब जो हम लोग स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, अगर पुराने क्वार्टर का देख लो या फिर इस क्वार्टर वाले स्टॉक का देखना, सुपर ट्रेंड पे जब वो आके उस वाले लाइन के आसपास होता है ना,
वहां पे अगर एक ग्रीन कैंडल देता है तो वो बाइंग पॉइंट होता है, अनलेस एंड अनटिल वी आर गेटिंग 10 to 15% रिटर्न। जब आएगा 10-15% वहां पे एग्जिट करना है। ये नहीं वेट करना है कि जब वो काटेगा जाके वेट करना है। क्योंकि देखो सारे स्टॉकों में ना इंडिकेटर, जो स्टॉक का स्ट्रेंथ होता है ना उसके हिसाब से इंडिकेटर को यूज करना चाहिए। कोई फुल प्रूफ नहीं हो, फुल प्रूफ इंडिकेटर तो हो ही नहीं सकता। तो अगर आप ये सोच के चलोगे कि बुक में ऐसा लिखा था कि क्रॉस होने पे मैं लूंगा और जब नीचे को क्रॉस करेगा मैं एग्जिट कर लूंगा। ये सारे जो मतलब इस तरह के जो बाइंग सेलिंग यूज करते हैं, वो अगर इतना सही होता तो फिर सुपर ट्रेंड ही यूज कर लेते ना। नहीं हो सकता ना, क्योंकि कभी भी फुल प्रूफ तो नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरह के स्टॉकों में ना, अगर मैं इस तरह के ऐसे बैक टेस्ट करके देखे थे पहले, अभी तो मैं नहीं कर पाया इसलिए मैं शायद नहीं बता पा रहा हूँ। तो ये कोशिश करना है कि सुपर ट्रेंड के ऊपर होना चाहिए स्टॉक। जब वो नीचे आता है ना सुपर ट्रेंड के पास 1% के रेंज में, वहां पे अगर वो ग्रीन कैंडल देता है ना, वहां पे बाइंग होनी चाहिए विद वो सुपर ट्रेंड के नीचे में ऐसे लेके फॉर 10 to 15% रिटर्न। वो एक बार टेस्ट करके देखो, आपको अच्छा लगेगा। अगर नहीं पता चलता तो मैं एक बार इंक्लूड कर लूंगा इसको। डेटा रनर गुड मॉर्निंग सुधीर वत्स, गुड मॉर्निंग डेटा रनर सर। सपोज इफ द कंपनी, डेटा रनर के क्वेश्चन है, नाम तो इनका है नहीं कुछ, अपने हिसाब से रखा है इन्होंने। सर सपोज इफ द कंपनी हैज गिवन द गाइडेंस टू ग्रो 20% इन नेक्स्ट ईयर, तो हाउ कैन वी ब्रेक दैट इन क्वार्टरली एनालिसिस। देखो कभी भी कोई अगर कंपनी बोलता है कि मैं अगले साल ना 20% पे ग्रो करूंगा, मैनेजमेंट है, आके कोई अपनी कंपनी के बारे में खराब नहीं बोलेगा। मैं भी कॉन कॉल पे बैठा करता था। अब हमें कोई सवाल पूछता था, जब मैं इस टीम में था तो हम भी उनको आंसर करते थे। बट हम कभी ये बोलेंगे, मतलब अगर आप किसी कंपनी में मैनेजमेंट में बैठे हो, कभी आप बोलोगे कि हम ग्रो नहीं करेंगे? नहीं बोलोगे ना। तो अगर मान लो किसी ने बोल दिया 20% हम लोग ग्रो करेंगे नेक्स्ट ईयर, आप ना उसके दो कॉन कॉल उठा लो पुराने, और उन्हें देखो कि अगर उन्होंने मान लो ईयर ईयर ऑन ईयर की बात हो रही है तो दिसंबर वाली या मार्च वाली लास्ट वाली उठा लेना। तो उन्होंने क्या बोला था, रिटर्न के बारे में बात करी होगी कि हमारे सेल्स ग्रोथ मान लो 15% हो जाएगा। क्या इस साल 15% हुआ? अगर ऐसा है तब तो यू कैन बिलीव ऑन दैट। बट अदरवाइज आपको नहीं करना। मोस्टली लोग जो है ना वो आके बोल देते हैं कि हम आगे गाइडेंस में कि 20% ग्रो कर लेंगे। कई बार क्या होता है ना, कंजर्वेटिव भी होते हैं, ग्रो करना होगा उनको 30%, कम बोलते हैं क्योंकि वो चाहते हैं ना एक्सपेक्टेशन को। अब जैसे मार्केट में ना एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया उन्होंने 20% का, तो हर कोई चाहता है कि ना 20 हमने सेट किया तो 25% या 30% ग्रो करूंगा। उससे क्या होगा कि अर्निंग सरप्राइज होती है तो स्टॉक अच्छा खासा भागता है। तो ऐसे भी करते हैं। तो आपको हिस्टोरिकली देखना पड़ेगा कि पहले बोला था, करा है नहीं करा। अगर करा है तो मानना, नहीं तो नहीं मानना है। numbers tells us everything, है ना। you don't have to go by the words by the management कि हाँ बढ़ेगा। आगे जाके हम, अब मैं जाके बोल दूं मैनेजमेंट में, बोल दूं 50% बढ़ जाएगा, तो क्या आप स्टॉक ले लोगे? नहीं लोगे ना। मेरा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे कि मैंने पहले बोला था, मैंने करा ही नहीं करा है। और क्या है सवाल? विपन लूना, गुड मॉर्निंग सर, शुड वी इंक्रीज एलोकेशन और एवरेज ऑन वॉच लिस्ट स्टॉक। देखो जब भी आप अगर स्टॉक स्पेसिफिक पूछ रहे हो तो एवरेज तो नहीं करना चाहिए। ये हर जगह पे मैं बोलता आ रहा हूं कि कभी भी ना फॉलिंग स्टॉक को एवरेज मत करो, चुपचाप एसएल ले लो, है ना। तो अगर एसएल नहीं लिया जा रहा है तो फिर पोर्टफोलियो बेसिस पे कर लो। गुड मॉर्निंग नरेंद्र सिंह सर, वीडियो नहीं दिख रहा? किसी को वीडियो नहीं दिख रहा, ऐसा कुछ है क्या? पता नहीं यार, मैं तो मुझे लग रहा है सब ठीक है, किसी ने बोला नहीं। हम्म, क्या हो गया वीडियो में? एचबीएल इंजीनियरिंग, धनेश्वर सिंह के भी मार्केट कैप 24,000 थाउजेंड से ऊपर है, इसलिए इस बार स्किनर में नहीं आया है सर। अच्छा, मैं शायद सिर्फ फोर्स मोटर के बारे में बोल दिया, तो एचबीएल का भी वही सीन होगा। रिजल्ट्स अच्छे हैं, 24,000 की वजह से नहीं आया होगा। मे बी एक बार
देख लेना आप लोगों को कि बाकी सारी चीजें जैसे मैं देखता हूँ सेटिस्फाइड है या नहीं। मैंने जो स्क्रीनर पे डाल दिया इसका मतलब ये नहीं कि वही बढ़िया हो गया, उसमें भी लॉस हो सकता है, तो अपना भी करना है इसमें। द द फैक्ट्स ब्रदर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू नंदन विश्वकर्मा। अक्षत भार्गवा, अभी कितने स्टॉक में डाइवर्सिफाई करना चाहिए, 5 या 10? इस टाइम पे तो 10 करना चाहिए अक्षत, ये इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि जब भी इस तरह का माहौल हो ना, जब आपके सारे स्टॉक 20 के ऐसे नीचे हो, 20 EMA के 10%, 5%, 6%, उस टाइम पे ना 10 पे करा करो। 10 स्टॉक होना चाहिए पोर्टफोलियो में, 5 पे नहीं होना चाहिए। अदरवाइज फिर दिक्कत होगी उसमें। अ, अगर स्टॉक बाय करने के बाद 10% गिर जाए, एंड इफ वी बाय मोर बट लेटर ऑन वो 5-10% और गिर जाए, तो एवरेज देन व्हाट टू डू इन सच स्टॉक? देखो, जब पोर्टफोलियो पे बनाते हो ना, अक्षत का सवाल है ये, अगर पोर्टफोलियो बनाते हो तो पोर्टफोलियो पे एग्जिट करना है। मान लो कोई स्टॉक आपने 10 स्टॉक लिए हैं, कोई उसमें से 12-13% गिर गया, स्टॉक स्पेसिफिक एग्जिट नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, पोर्टफोलियो बनाया है तुमने, जब पोर्टफोलियो 8% डाउन होगा ना, तब एग्जिट फ्रॉम एवरीथिंग। ये नहीं कि तुम रखे रहोगे, जो चल रहा है लोग ऐसे ही करते हैं, जो चल रहा होगा उसको रख लेंगे और जो लॉस हो रहा होगा उसे एग्जिट कर लेंगे, या फिर उल्टा भी कर लेते हैं, जो चल रहा होगा उसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे और जो नेगेटिव होंगे उसको एग्जिट कर लेंगे। वो नहीं करना है, पोर्टफोलियो की तरह ही ट्रीट करना है उसको। 8 to 10%, 8%, 10% भी मत जाना। 8% का पोर्टफोलियो गिरना इस वाले लेवल से बहुत नामुमकिन तो नहीं बोल सकते, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए पोर्टफोलियो लेवल पे ही तुम एग्जिट करने की कोशिश करना इस वाले। देखो, अभी कुछ मत आप लोग करना नहीं, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, जो स्ट्रेटेजी है ना, मैं एवरी वीक इसको आके हम लोग डिस्कस करेंगे क्या हुआ, तो क्या करना चाहिए था हमें। अगर मान लो हमने पोर्टफोलियो बना लिया, कोई स्टॉक देखो सारे तो नहीं बढ़े होंगे, कोई 4-5% गिर भी जाएगा, कोई बढ़ा भी होगा, तो फिर मैं बताऊंगा कि कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है ना। तो इसलिए इसको इस वाले जो पोर्टफोलियो को जो हम बना रहे हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, उसको हम देखते रहेंगे कि अगर मैं उस सिचुएशन में फंसूंगा तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा ना, वो हम नेक्स्ट वीक में बात करेंगे फ्राइडे वाले पे। और ज्यादा क्वेश्चन है नहीं शायद, लग रहा है क्या हो गया। हम्म, नहीं है यार, बहुत क्वेश्चन। अक्षत हो गया, अर्चन माझी, थैंक यू। शिव सर, एनी बैक टेस्टिंग एक्सेल यू हैव? देखो, बैक टेस्टिंग के लिए ना तुम एक काम करो। मैं मैं इसलिए नहीं, मैं आपको दूंगा और आपको मेहनत में करना सिखाना चाहता हूँ। मैं काम करो, लास्ट इसका कोई एक पॉडकास्ट देख लो, है ना, पुराना, अब देखा है तो अगर आप लोगों ने होगा पहले, तो उसमें ना मैंने लिस्ट बता दी होगी, ये लिस्ट है, ये स्टॉक है मेरे। अगर उसमें जाओगे ना यूट्यूब पोस्ट पे, आपको ना मेरे लास्ट से लास्ट क्वार्टर के ना वो मिल जाएंगे, मेरे वॉच लिस्ट वाले स्टॉक। उनको क्या करो, एक्सेल पे डालो और 20 EMA पे देखना, जब सब 20 EMA के आसपास आए थे, 10 स्टॉक लिया हमने, तो क्या रिटर्न आया। अगर एक पे ज्यादा भरोसा नहीं होगा तो उसे पिछले वाला पॉडकास्ट देख लेना, मतलब 2-3 क्वार्टर मैंने उन सब में बारे में बात करी हुई है, तो किसी में ले लेना। हाँ, अगर मेरे पास मुझे मिल जाए एक्सेल रिकॉर्ड में, तो मैं उसको इसमें पोस्ट कर दूंगा, जो मैं ये एक्सेल शेयर करूंगा सबके साथ, उसी में ना एक टैब में डाल दूंगा कि ये लास्ट क्वार्टर का था, ये लास्ट क्वार्टर का था। लास्ट क्वार्टर तक ही होगा ज्यादा से ज्यादा, तो उसी उन स्टॉक को देख लेना, अगर मिल गया मुझे तो कोई वो पक्का नहीं है। विपन लोना सर, शुड वी मेड इन द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो विद एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म स्टॉक और ऑन अदर प्लेटफॉर्म? हाँ, देखो, अभी बनाना नहीं है तुम्हें, बाय नहीं सेल नहीं करना है तुम्हें, जो कर रहे थे तुम अपना करो, जो भी अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से लेके आप कर रहे हो वो अलग बात है। बट मैं इस वाले जो पोर्टफोलियो हमने आज बात करी है, अगर हम ऐसा करते तो क्या होगा, क्या होता है ना। अगर मैं आपको बताऊं, और ये फुल फुल कैपिटल इन्वेस्टेड के बारे में बात हो रही है, एक दिन में ही लिया पूरे 1 लाख ऑन वन स्टॉक करके, 10 स्टॉक लिया, 10 लाख इन्वेस्ट किया, तो आगे क्या होगा। तो एवरी वीक जब हम रिव्यू करेंगे,
तब मैं बताऊंगा आपको कि रिएक्शन मेरा क्या होता, फिर आप उससे अगर आपको लर्निंग मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज यू कुड डू योर ओन, यू नो, बाइंग, क्या कहते हैं उसको, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, सबका अलग अलग तरीका होता है, मैं अपना व्यू आपको बता दूंगा। द फैक्ट्स ब्रदर, सर हम फंडामेंटल देखकर स्टॉक 20% डाउन पे बाय कर सकते हैं क्या, या टेक्निकल भी देखें? तो मैं जो आज आपको पोर्टफोलियो वाला बोला है ना, मैंने किसी का टेक्निकल तो नहीं देखा। मैंने क्या देखा कि करंट मार्केट प्राइस क्या है और उनके 20 EMS कहाँ है ना? अगर उसके आसपास हैं 20 के, और या फिर नीचे हैं, तो फिर हम ये पोर्टफोलियो बना रहे हैं, स्ट्रेटेजी यही है। और आगे क्या होगा नहीं होगा मुझे भी नहीं पता, तुमको भी नहीं पता, हमने प्राइस नोट कर लिया और हमने ये वाले पोर्टफोलियो नोट कर लिया, हम इसको टेस्ट करेंगे कैसा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। टेक्निकल देखना चाहिए, फंडामेंटल के बाद टेक्निकल तो बिल्कुल देखना चाहिए यार, बिना उसके नहीं होगा। कोई अगर बोलता है ना ओनली टेक्निकल, वो भी खराब है। कोई बोलता है ओनली फंडामेंटल, अब फंडामेंटल अच्छा है, किसी का बहुत अच्छा आ गया, ऑल टाइम हाई पे है, तुमने ले लिया, 2 महीने घूमता रहेगा, वो नीचे आता रहेगा, तुम फिर टेंशन में आओगे, वो भी नहीं होना चाहिए ना। Sunil P. Sir, there is a small change in the Excel sheet. The company name of Swaraj Engine indicated in stock. Oh, मैं कर लूंगा, टिकर का होगा, मे बी स्वराज इंजन लिख दिया होगा मैंने। थायरोकेयर, थैंक यू सुनील, आई करेक्ट दैट। वो थायरोकेयर है, स्वराज इंजन इस क्वार्टर में नहीं है, ध्यान रखना। गेस्ट फॉर यू, हेलो प्रकाश जी, व्हाट इफ आवर स्क्रीनर स्टॉक fits well in our criteria but well above the 1020, then can we still take into consideration? हाँ, ये वाला देखो, ले सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखो अलग अलग स्ट्रैटेजी है। आप मान लो इंडिविजुअल स्टॉक पे एंट्री कर रहे हो, एक स्ट्रैटेजी ये है, तो उस केस में ना आप वो तीनों चारों स्ट्रैटेजी जो हमारे टेक्निकल है ना, उस पे आप एंट्री ले सकते। एक आज लिया, फिर दोबारा आया सेटअप पे, फिर आपने ले लिया, फिर और आए, फिर ले लिया, एक एक करके आप ऐड कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज है, उससे अच्छे से कर रहे हो। बट अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो आपके स्किनर्स के जो स्टॉक हैं वॉच लिस्ट वाले, सारे के सारे नीचे मिल गए हैं, 20 के आसपास मिल गए हैं। और अभी जो हमने देखा ना, उसमें से एक दो ऊपर भी तो है ना, 20 के ऊपर है, तो उसको भी ले रहे हैं हम तो पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो हम मैकेनिकल चल रहे हैं। मतलब मैकेनिकल नहीं, कुछ अलग वर्ड होना चाहिए। हम मतलब डेटा पॉइंट्स पे चल रहे हैं, हम बाय कैलकुलेशन चल रहे हैं। तो हमने बोला कि 20 के आसपास सब नीचे आ गए हैं और सारे 10 के 10 स्टॉक उसी रेंज में है, एक दो ऊपर नीचे हैं, तो हम पोर्टफोलियो बना के देखते हैं क्या होगा नहीं होगा। अदरवाइज जो इंडिविजुअली हम करते हैं ना, वो अलग तरीका है करने का। ओके सर, गैब्रियल बहुत ज्यादा फॉल हुआ है, कैन वी लुक एट द आफ्टर क्रॉसिंग? हाँ, वो भी देख सकते हैं, पोर्टफोलियो में तो ऐड है वो, तो हम उसको देख लेंगे, चेक करेंगे पोर्टफोलियो लेवल पे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है ना। अभी हमारे पास 6 वीक्स हैं, हमने 6 वीक्स पहले एक पोर्टफोलियो बनाया लॉजिक के साथ कि 20 EMA के आसपास या नीचे। अब लेट सी क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई उसको लेके मत बैठ जाना करके। इस बार अगर तुम 10% नहीं कमाओगे तो दुनिया नहीं खत्म होने वाली है। अगर आपको ये 10-10% आप कर पाती हो, 8 to 10%, तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल का सोचो। फिर आगे जाके तो कुछ भी करते रहो ना, पहले आप सीख तो लो। अभी कुछ नहीं करना है, अभी खाली हम एक्सेल पे ही देखेंगे इसको, और फ्यूचर देख रहे हैं हम, पास्ट को नहीं देख रहे हैं, है ना? जैसे बाकी पुराना देख के बता देते हैं, या मैं भी, आप दो जब लोग बोलते हो फिर पुराना देख के बताना पड़ता है, पुराना तो हर कोई सही हो जाएगा। सर कुछ अच्छे स्टॉक मार्केट कैप ज्यादा होने पे अपने स्किनर से बाहर चले जाते हैं। धनेश्वर सिंह, एक काम करते हैं, मतलब अभी तो 20,000 है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 30,000 करके कितने ऐसे चलेंगे। फोर्स मोटर और JBL तो चलेगा, और भी कुछ ऐसे हैं क्या? इफ इट इज अराउंड 5-6 या विद इन 10, तो फिर बढ़ा लेंगे, 25,000 कर लेंगे या 30,000 कर लेंगे। एक बार मुझे रिव्यू करने दो, तभी मैं स्क्रीनर पे चेंज करूंगा। और काफी लोग जो है मेरे वाले ही लिंक को फॉलो करते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन रहता है कि हमारा नहीं आ रहा है, आपके स्टॉक में आपके स्क्रीनर पे आ रहा है। तो वो चीज थोड़ा सा देख लेना, मतलब इसी वाले लिंक को फॉलो करना, या फिर जो मेरे पैरामीटर्स है ना उन्हीं को कॉपी कर लिया करो अपने वाले में। एवरी क्वार्टर में भी आप कर सकते हो। ये धनेश्वर, मैं लुक इनटू इट, है ना? 20,000 होना चाहिए, 30,000 होना चाहिए। फॉलो अप क्वेश्चन, डेटा रनर, डू वी हैव टू कंपेयर द इन्वेस्टर्स PDF गाइडेंस?
ऑन क्यू नहीं, गाइडेंस की कोई जरूरत नहीं। गाइडेंस इज अ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। यू डू नॉट नो विल दे मीट देयर गाइडेंसेस ऑन प्रॉफिट और ईपीएस, जो भी जिन जिन चीजों पे भी देते हैं, नो वन नोज ना। तो आप कैसे कर सकते हो? फोर्स मोटर का अच्छा गाइडेंस था, जीएसटी का पता नहीं था उनको क्या, तो तब भी देखो अब गाइडेंस सारे वो हो गए ना। तो इसलिए आने वाले टाइम पे तभी भरोसा करो जब उन्होंने हिस्टोरिकली उन्होंने अच्छा वो दिया हो। हिस्टोरिकली जो उन्होंने बातें बोली हैं, अच्छा मैनेजमेंट जो कहते हो ना, क्वालिटेटिव है बहुत। कई सारे बुक में लिखा है कि एक बड़ा अच्छा बड़ा वेटेज दिया जाता है मैनेजमेंट कैसा है करके। हाउ यू नो मैनेजमेंट इज गुड और नॉट, गुड और बैड? तुम उसको पुराने तो देखोगे कि जो सीईओ है या जो उनके जो टॉप मैनेजमेंट है उनके क्वालिफिकेशन देखोगे, वो पुराना कहाँ काम करते हैं वो देख लोगे, ज्यादा से ज्यादा देख लोगे लास्ट ईयर उन्होंने क्या बोला था और कराए, डिलीवर कराया नहीं करा। अगर ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो हम मानते हैं कि उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। इसलिए पुराना देखना बहुत जरूरी है। गाइडेंस पे ज्यादा भरोसा मत तभी कर, मतलब भरोसा मत करना नहीं बोल रहा हूँ, भरोसा तभी करना जब हिस्टोरिकली दे आउट परफॉर्म किया हो, या फिर जो गाइडेंस दिया हो उन्होंने करा हो। सर बाइंग शुड बी ऑन ईएमए। और देखो जो आज हम बात कर रहे हैं ना, क्या नाम है, रीच एसएलबी कुछ है, जो हम स्ट्रेटेजी बात कर रहे हैं ना आज, जो हमने बात करी है पोर्टफोलियो बनाने वाली, इसमें हम कोई वो नहीं, जो टेक्निकल वाले हैं ना उनको नहीं फॉलो कर रहे हैं। हमने कैलकुलेशन लिया है, टू 20 ईएमए के नीचे हैं, डेली के 20 ईएमए के आसपास हैं, तो हम लेके देखते हैं क्या होगा। और जो इंडिविजुअल बाइंग सेलिंग है वो जैसे आप कर रहे थे, जैसे हम मैंने स्ट्रेटेजीज एक्सप्लेन किए हैं टेक्निकली, वो वैसे ही करना है। अगर कोई वैसा वाला फॉलो कर रहा है, ये नहीं कि आज मूव हो जाओ, इसको सिर्फ टेस्ट की तरह लो, जैसे आप लोग कर रहे थे वैसे ही करना है। टेस्टिंग में देखते हैं क्या होता है नहीं होता। सुनील पी, थैंक यू सर फॉर आस्किंग द टाइम टू शेयर योर नॉलेज, इट्स मींस अ लॉट। सुनील थैंक यू। सर चल पड़ी, अच्छा वीडियो नहीं चल रही थी क्या बीच में? क्या है, मैंने अब नया लैपटॉप भी ले लिए तब भी नहीं हो रहा है। सर जी थैंक्स फॉर द आंसर ऑन वन मोर क्वेश्चन। सर डू वी हैव टू रिलाई मोर ऑन कंपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन डेटा और कंपनी कॉन कॉल्स? देखो प्रेजेंटेशन में ना, जैसे मान लो उन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है ना, अगर वो बोल रहे हैं एक्सपेक्टेड, मान लो 26 में हम अच्छा कर लें, उस पर ज्यादा भरोसा नहीं है। बट पुराना देखोगे ना, पुराना अगर आपको प्रेजेंटेशन में दिखता है कि रेवेन्यू इज ग्रोइंग एट 10-15% CAGR, तो बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है ना। उसमें अगर ऐसे बोलते हैं हम एक नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। बट जहां पे वो फ्यूचर को लेके कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो उसके लिए आपको उनको हिस्टोरिकली देखना पड़ेगा। अच्छा वीडियो नहीं चल रहा था, हो गया ओके है। हो गया। जल्दी से सेवी रजिस्टर बनो और हमें एडवाइजरी सर्विस देने की कृपा करो। नरेंद्र सिंह करेंगे, अभी जॉब चेंज किया, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज ए जॉब। हाँ, नए जाके पूरा हर चीज सीखना पड़ता है, सब कंपनी का स्ट्रक्चर वो कल्चर अलग होता है। तो अभी थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ मैं, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा, बट हाँ करेंगे, वो तो फ्यूचर प्लान है ही। और मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग ना ऐसे ही सीख जाओ यार। क्यों मैं अपना एक दुकान खोल के बैठूं फिर बताऊं? ऐसे सीख जाओगे ज्यादा अच्छा है। बट हाँ फ्यूचर में है ऐसा प्लानिंग, अगर ऐसा होगा तो मैं सबको बताऊंगा। अभी कुछ नहीं है। और दो तीन चीजें आपको लोगों को ये बोलने वाला था कि टेलीग्राम पे भी एक दो चैनल और मेरे नाम से मेरे फोटो वोटो यूज करके करते हैं, वो सारे फेक हैं। और दूसरा, एक ट्विटर पे भी दो तीन अकाउंट हैं जो मेरे ही फोटो, मेरा ही पूरा कॉपी वॉपी करके उन्होंने बना लिया है। सबको ये है, जो जो लोग भी देख रहे हैं, मैं ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ना कोई पेड सर्विस है, और ना कोई मैं किसी से कुछ किसी भी वे में कोई चार्जेस नहीं ले रहा। वॉट एवर जो भी मैं बोलता हूँ इसी पे ही है। और जो फेक चैनल्स है ना, कोई अगर मेरे नाम से आपको कुछ मांग रहा है, कुछ कर रहा है, मनी की डिमांड कर रहा है, तो वो सब फेक है। मैं जब कुछ ऐसा होगा प्रोफेशनल तरीके से तब मैं आपको बताऊंगा। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, कोई
पेड सर्विस नहीं है, कोई एडवाइजरी सर्विस नहीं, कुछ नहीं है। ध्यान रखा करो, किसी के उस चक्कर में फंस के कुछ कर मत देना तुम लोग। सर आज आप जल्दी, तो हो गया और कुछ भी है? बस खत्म करो जल्दी सर। एमएसीडी स्ट्रेटेजी को 4 आवर्स में ट्रेड देके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं धनेश्वर सिंह। एमएसीडी को 4 आवर के नीचे मत जाना, ये ध्यान रखना है। 1 आवर या फिर 4 आवर, उसके नीचे नहीं जाना। 2 आवर्स पे चले जाते हैं लोग, 1 आवर पे चले जाते हैं, वो नहीं करना है। बट जबकि स्विंग ट्रेडिंग में लोग बोलते हैं कि 1 आवर होना चाहिए, मैं नहीं, मतलब मेरे को सूट नहीं करता, मेरे स्ट्रेटेजी में नहीं एप्लीकेबल होता वो। तो मैं अगर कभी जाता भी हूँ ना नीचे, तो ज्यादा से ज्यादा मैं 4 आवर्स तक जाता हूँ, उसके नीचे नहीं जाता। इतना ही, और ज्यादा कुछ क्वेश्चन तो है नहीं, मैंने मोस्टली सबका आंसर कर दिया। फिर भी अगर आपके किसी का कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट्स में लिख देना, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक मिलूंगा सेम टाइम, सैटरडे 11 AM। और हम लोग इस जो पोर्टफोलियो बनाया है हमने आज, जो कौन सा कहते हैं, पेपर ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो बनाया है, उसी को ही हम लोग देखेंगे कि परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर कुछ बहुत ज्यादा होता है, कुछ स्टॉक बहुत गिर गया, किस तरीके से एडजस्टमेंट करना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक में।